गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वर्कशॉप व्यूअर्स। सो आज हमारे साथ है फर्नीचर इंडस्ट्री से मिस्टर मनीष जैन, द फाउंडर ऑफ गंगवाल फर्नीचर। आज हमारे व्यूअर्स तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि फर्नीचर इंडस्ट्री में किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, क्या मिथ्स है, क्या फैक्ट्स है और किस तरह से लोग कई बार चीट किए जाते हैं। थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में और गंगवाल फर्नीचर के बारे में कुछ हमें बताइए। वैसे तो ये सेकंड जनरेशन बिजनेस है, पापा ने स्टार्ट किया था 1988 में। मैं 2009 में अपने ग्रेजुएशन के बाद पापा को ज्वाइन किया। हम लोगों का जो मेन ओरिजिनल फर्म जो है दैट इज़ मनीष फर्नीचर पैलेस, जो 1988 में पापा ने स्टार्ट किया था, आज 37 ईयर रनिंग है। हम लोग वहाँ सुप्रीम के सुपर स्टॉकिस्ट हैं एंड ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 10 पे चल रहे हैं लास्ट 10-12 सालों से एंड टॉप 5 में चल रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से। रिसेंटली नीड फील हुआ कि कस्टमाइजेशन का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट्स की वजह से। इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट्स को जनरली होता है कि उनको खुद के पसंद के हिसाब से फर्नीचर चाहिए, उनके प्रोजेक्ट में जगह के हिसाब से जो सेट हो सके वैसा फर्नीचर चाहिए। तो उस तरह का मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया। तब मैंने ये गंगवाल फर्नीचर के बारे में सोचा। और प्लस क्या है, मेरा जो पुराना जो स्टोर है मनीष फर्नीचर पैलेस से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ आना, उनको वहीं से यहाँ बुला लेना मतलब बहुत इजी था। कम्युनिकेशन वाइज भी बहुत इजी था, हमारे लिए भी इंटरनल वर्किंग के लिए भी काफ़ी इजी था। तो हमने ये जगह को फाइनल किया एंड देन हमने ये गंगवाल फर्नीचर स्टार्ट किया। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे मतलब इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी के घर के लिए कोई कस्टमाइज करने के फर्नीचर बनाना हो उससे रिलेटेड कस्टमर से ज़्यादा हम लोग डील कर रहे हैं। सो हम लोग सबसे पहले मिथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ एक आता है कि कस्टमर्स ये सोचते हैं कि जितना एक्सपेंसिव है उतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। नहीं, एक्सपेंसिव है और अच्छा है तो डेफिनेटली रिलेटेड होता ही है। जितना आप ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर मिलता है। बट एक्सपेंसिव होने से ही अच्छा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक्निकली फर्नीचर का स्ट्रक्चरिंग जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। अब उसमें अगर कम कॉस्ट में हम अगर अच्छा स्ट्रक्चर बना दें और कस्टमर को वो कॉस्ट पास ऑन कर दें तो कस्टमर के लिए कॉस्ट कम हो जाता है, क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होके। और वही सेम कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एंड प्राइस भी ओवर मतलब प्राइस करके माल बेच लेते हैं अच्छा बोल के। तो वैसा नहीं, वो यूज़ करने के बाद पता चलता है कि भाई 2 साल भी नहीं हुआ और मेरा सोफ़ा बिगड़ गया, या 2 साल भी नहीं हुआ मेरा तो डाइनिंग ख़राब हो गया। जनरल लाइफ एक सोफ़े का कम से कम 5 से 7 साल का होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप कपड़ा क्वालिटी अच्छा यूज़ कर रहे हैं, फोम अच्छा यूज़ कर रहे हैं, वुड स्ट्रक्चर अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि 5-7 साल के बीच में मतलब कोई भी पीरियड के 5-7 साल से नीचे के पीरियड में कोई भी सोफ़ा ख़राब होना चाहिए। तो हम लोग जैसे अपने क्वालिटी को बहुत मेंटेन करके चलते हैं एंड प्राइसिंग, क्योंकि मैं होलसेल बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए वो रिटेल वाला एडिशनल मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वॉल्यूम मायने रखता है। तो हम लोग वो मार्जिन को भी थोड़ा बहुत कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, तो उस वजह से हमारी प्राइसिंग भी बेटर है। बट मार्केट में सब ऐसा नहीं करते। डेफिनेटली आपका बात सही है कि मतलब लोग ज़्यादा प्राइस बोल के कभी काफ़ी बार मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रेट का प्राइस का माल आइटम दे देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई रेट महंगा है इसलिए क्योंकि क्वालिटी अच्छा है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। हमारा सेकंड सवाल है कि इम्पोर्टेड फर्नीचर इज़ ऑलवेज बेटर, ऐसा एक हमें क्वेश्चन मिला था। इम्पोर्टेड फर्नीचर के डिज़ाइन एस्थेटिक्स बेटर है, फिनिशिंग बेटर है, क्वालिटी वाइज एनी डे इंडियन बेटर है। एंड आज के डेट में अगर मैं बात करूं, आप जो बोल रहे हो वो बात सही है। अगर आज से मैं 5 साल आपसे पहले बात कर रहा होता या 7 साल पहले आपसे बात कर रहा होता, तब इंडियन एक्सपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग उतना उस लेवल पे नहीं हुआ था। बट आज के डेट में वैसा नहीं है। आज के डेट में हम लोग, आप मतलब मैं एक एग्जांपल दूं, अगर सोफ़े की ही बात करूं, मैं अपना ही बात करूं, आप मेरे को कोई भी फोटो दिखा दो, ऑनलाइन फोटो निकाल के इम्पोर्टेड सोफ़ा का डिज़ाइन एक निकाल के दे दो, मैं बोलता हूँ मेरी टीम आपको एग्जैक्टली वही सेम सेट ऑफ सोफ़ा, सेम सेट ऑफ डिज़ाइन आपको बना के दे सकती है। अगर क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी इम्पोर्टेड से हमारा क्वालिटी बहुत 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 बेटर होगा। तो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेड बेटर है, इम्पोर्टेड के डिज़ाइंस बेटर है, फिनिशिंग बेटर है। बट आज के डेट में वो चीज़ नहीं रहा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि गुवाहाटी में भी, मतलब इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, बाहर दिल्ली बॉम्बे वगैरह में तो बेटर फिनिशिंग का प्रोडक्ट हो ही गया है। बट गुवाहाटी में भी आज हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा फिनिशिंग का काम हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ना फिनिशिंग को लेके ना क्वालिटी को लेके। तीसरा मिथ है कि ऑल वुड आर सेम, लकड़ी, जो उसमें कैसे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते? अब वही अगेन, हम लोग किस प्रोडक्ट पे कैसा वुड यूज़ कर रहे हैं वो
डिपेंड करता है। अब अगर जहाँ एक्सपोज्ड वुड का फर्नीचर है, सोफ़ा अगर है जहाँ वुड एक्सपोज्ड है, वहाँ हम लोग पाइन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ शेगवानी यूज़ होना चाहिए, वहाँ टीकी यूज़ होना चाहिए, वहाँ पॉलिश का फिनिशिंग बेटर आता है, वुड का स्ट्रक्चरिंग बेटर होता है। वही सेम अगर कवर्ड सोफ़ा की बात करें, जहाँ वुड का एक्सपोजर ही नहीं है, जहाँ बिल्कुल भी वुड नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ के लिए उस सोफ़े के लिए पाइन वुड सबसे बेस्ट होता है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वेरी कर सकता है। सेंटर टेबल के लिए कुछ अलग होगा, डाइनिंग के लिए कुछ अलग होगा, कहीं पे वुड की जगह हम लोग प्लाईबोर्ड भी यूज़ करते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री में नॉर्मल है प्लाईबोर्ड यूज़ होना, प्लाईबोर्ड इज इक्विवेलेंट टू वुड अगेन। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट की कैसे क्या यूज़ होना चाहिए। ओके, अब हम लोग सेकंड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कस्टमर प्रॉब्लम्स। सो हमने एक आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम की हिडन कॉस्ट। कई बार होता है कि सेलर्स एक हिडन कॉस्ट होता है जो कस्टमर्स को पहले बुकिंग के समय या बात करते हुए या शेयर करते हुए इन्फॉर्मेशन नहीं बताते, और फिर वो बाद में बताते हैं कि ये भी कॉस्ट इंकर होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेबर कॉस्ट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, उस तरह से। तो आपका उसमें क्या कहना है? अब वो हर बिजनेस का अपना अपना तरीका है डील करने का। फर्नीचर इंडस्ट्री में जनरली ऐसा है कि मतलब नॉर्मल जो प्राइसिंग होता है दैट इज़ बेसिक कॉस्ट बताया जाता है, उसके ऊपर जीएसटी एडिशनल एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, वो सब एडिशनल कॉस्ट रहता है। तो अब कोई कस्टमर सामने से पूछ लेते हैं तो इमीडिएटली बता दिया जाता है, नहीं तो फिर आफ्टर द डीलिंग जब फाइनल होता है उसके बाद में फिर वो चीज़ आता है। बट डेफिनेटली वो है, फर्नीचर इंडस्ट्री ओवरऑल वो उसी तरह से ही मतलब चलते आ रहा है, उस वैसे ही चल रहा है। क्या क्या हिडन कॉस्ट हो सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बता पाएँ अगर हमारे व्यूवर्स को? हार्डली मेरे हिसाब से फ्रेट का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, अगर मटेरियल बाहर जाना हो तो थोड़ा बहुत पैकिंग कॉस्ट एंड जीएसटी। बस इसके अलावा तो और कोई एडिशनल कॉस्ट बोल के कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने कुछ एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स हम लोग बोलते हैं। सो जनरली क्या होता है कि क्लाइंट को तो नॉलेज नहीं होता कि मटेरियल किस तरह का है। आप तो क्लाइंट को दिखाएंगे, दो कपड़े दोनों सेम लगेंगे। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्लाइंट को क्या करना चाहिए अगर कहीं पे भी वो शॉप करने जाते हैं तो? मतलब मटेरियल का सिलेक्शन के टाइम पे आपको जो मटेरियल दिखाया जा रहा है, आपको वो मटेरियल को खुद को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ किस जगह पे बैठे हैं, कैसा प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए आप चूज़ कर रहे हैं। अब जहाँ पे समझो अगर हम लोग सोफ़ा की बात कर रहे हैं या डाइनिंग की बात कर रहे हैं या चेयर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर सोफ़े में कपड़ा लगना है 500 रुपये मीटर का, और अगर उसी के जगह में कोई सामने वाला आपको 1000 रुपये का कपड़ा लगाने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रहा है, तो वो डिफरेंस एक्चुअली उतना है या नहीं है, वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। बाहर जाके कहीं और किसी और शॉप में या किसी और फर्निशिंग स्टोर में आप फैब्रिक का कॉस्ट आप चेक कर सकते हैं कि भी जनरलाइज्ड कॉस्ट क्या है। तो उस तरह से है, बट इंडिविजुअली ऑन अ मतलब खुद के लिए पर्सनली मतलब वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट हाँ जनरलाइज्ड जो है वो हम लोग मतलब मार्केट से कंपेयर करके समझ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब कहाँ हम लोग डील कर रहे हैं, किनसे हम डील कर रहे हैं, वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं, कितने पुराने हैं इंडस्ट्री में, उससे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सेल सर्विस। ये प्रॉब्लम काफ़ी बार क्लाइंट्स को फेस होती है कि आफ्टर सेल सर्विस वो कहीं से भी अगर ख़रीदते हैं तो ये आफ्टर सेल सर्विस में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट्स को किस तरह से कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, जनरली उन्हें क्या चीज़ें देखनी चाहिए? इसमें भी वही मैं कहूँगा कि मतलब जिनके पास टीम है, जिनका स्टोर आपको दिखता है कि मतलब एक हेवी एक्सपेंस लेके चला रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सर्विस भी बेटर दे पाएंगे, क्वालिटी भी बेटर दे पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ आपके फ़ोन का रेस्पॉन्ड करना मतलब एक छोटे शॉप में आप जाओगे, वो आपको उनके पास भी या तो उतना टाइम नहीं होता है या फिर वो उतना कॉस्ट में मतलब एडिशनल कॉस्ट पकड़ के नहीं चलते हैं कि वो आपको रेस्पॉन्ड भी करें। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे को मेरे को आज यहाँ 80 रोड से समझो गणेशगुड़ी भी भेजना हो, तो वो उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे का टास्क है। तो 2-3 घंटे का जो स्पेंड करेगा टाइम, जो उसका वो जाके काम करके आएगा, वो कॉस्ट भी हम लोग आज हर चीज़ का क्लाइंट से कस्टमर से कॉस्ट नहीं ले पाते हैं। हाँ, जहाँ पे एक मेजर कोई रिपेयरिंग का काम है या मेजर कोई जॉब है जहाँ पे कि हम लोग डिमांड कर सके, वो ठीक है। बट अगर कोई खुचरा काम आ गया, उस काम के लिए अगर मैं किसी को बोलूँगा भी आप 200 रुपये दो, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो डेफिनेटली नहीं चार्ज करेंगे। बट वो 200 रुपये नहीं चार्ज करने के लिए पहले मेरे पास में वो 200 रुपये का गैप होना पड़ेगा। तो जो बंदा आपसे
अच्छा डील कर रहा है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनको अपना गुडविल का भी कहीं ना कहीं मतलब फ़र्क पड़ता है कि भाई मैं आज रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, कल मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, या मैं एक जन को मैं अगर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ तो वो 2 जन को और बोलेंगे कि भाई उनके वहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला, सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। बट सर्विस अच्छे देने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है सेलिंग प्राइस भी इम्पैक्ट होता होगा, बट देन उनके पास में आपको आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वैसे स्टोर्स से आपको डील ज़्यादा करना चाहिए। सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि मार्केट में कुछ पॉइंट्स पर चीटिंग कई बार कस्टमर्स को फेस करनी पड़ती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है चीटिंग के तौर पे वो है क्वालिटी के मामले में, कि कई बार होता है कि क्वालिटी, जैसे हमने बात करी, क्वालिटी के बारे में लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी सी टिप्स आप दे पाएँ हमारे व्यूवर्स को, जिसकी वजह से वो ठगने से या चीट होने से बच पाएँ। सबसे पहले तो फर्नीचर कभी भी एक स्टोर जाके मत ले, कम से कम 2 से 3 स्टोर ट्राई करें, ताकि आपको मार्केट में किस तरह का प्राइसिंग चल रहा है वो पता चले सबसे पहले, एंड सेकेंडली ट्रेंड में क्या है। तो अगर आप 2-3 स्टोर चेक करते हैं, अच्छे स्टोर्स में अगर आप देखते हैं, तो वो डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस भी मिलेगा एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का भी डिफरेंस आपको पता चलेगा। फिनिशिंग हो सकता है, आपको सामने वाले के बिहेवियर से, बात करने के तरीके से पता चलेगा वो कितना पुश कर रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो या तो वो उनके पास में पुराना स्टॉक पड़ा होगा जो उनको निकालना होगा, या फिर कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। तो एक पर्टिकुलर आइटम पे अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करके आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ से अवॉइड होकर आप जनरलाइज वे में आप चेक करें कि भाई हाँ, कोई स्टोर में जहाँ पे आपको 4 चीज़ दिखा रहा है और चारों चीज़ को इक्वली अच्छा बता रहे हैं, जहाँ चारों चीज़ आपको इक्वली अच्छा पसंद आ रहा है, वो आपको एनी डे बेटर होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिसेप्टिव वारंटीज़। कई बार हमने देखा है कि क्लाइंट्स को लोग बोल देते हैं कि हाँ, इस पर 1 साल का वारंटी है, इस पर 6 महीने की वारंटी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग आपको सॉल्व करके देंगे। तो कई बार वो बाद में जब कस्टमर उनके पास आता है तो बोलते हैं नहीं, ये इस चीज़ पे तो एक्चुअली वो कपड़े पे थी, नहीं वुड पे थी, प्लाई पे थी, वैसे हो जाता है। हाँ, ये नॉर्मल है। ये इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उस वजह से यहाँ वारंटी का सिस्टम नहीं होता है। फर्नीचर इंडस्ट्री में वारंटी का कोई बहुत बेसिक मतलब सिस्टम बोल के वैसा कोई सिस्टम नहीं है। लोग अपने वर्बल पे ही चलते हैं कि भाई मैंने बोल दिया कि भाई 6 महीने कुछ नहीं होगा, या साल भर कुछ नहीं होगा, या साल भर का वारंटी है मेरे साइड से। बट देन अगेन मैं वही बोलूँगा कि अगर स्टोर अच्छा है तो आपको वो 6 महीने क्यों 6 साल भी सर्विस देगी। प्रोडक्ट खराब हो सकता है, बट सर्विस अगर अच्छी है तो प्रोडक्ट का ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जो है वो वैसे भी बढ़ जाता है। एंड अगर सर्विस रेगुलर बेसिस पे आपको बोलने पे अगर काम हो रहा है, तो मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉकेट से अगर कुछ खर्चा भी लगे, आपका प्रोडक्ट अगर सही चल रहा है तो इट इज़ ओके। मतलब छोटे दुकानदार जो मतलब जिनके पास टीम ही नहीं है, जिनके पास वो वैसा मार्जिन नहीं है कि वो कवर अप कर सके किसी को कहीं बाहर भेजना, तो डेफिनेटली उन लोग तो आपको बस बोल के छोड़ देंगे, बाद में आप जाओगे तो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, तो वो तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। इसी पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि आप हमारे छोटे रिटेलर्स, दुकानदार को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि वो कस्टमर्स को और ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्राइसिंग्स, आफ्टर सेल सर्विस, इन पर फोकस करें। लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, आप जिसमें डील कर रहे हो उसमें एक्सपर्टीज, मतलब एकदम एक्सपर्ट बन के डील करो, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करो। मतलब अगर आप समझो 1000 स्क्वायर फीट के स्टोर में सोचेंगे कि 10,000 स्क्वायर फीट के जितने माल आप बेच लें फोटो दिखा के या कस्टमर से जस्ट बात कर करके, जब तक आपके पास प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होगा, जब तक आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, आप अवॉइड करो वो सब आइटम्स को डील करना। अब हम आते हैं गंगवाल फर्नीचर के ऊपर। गंगवाल फर्नीचर में मेनली क्या डिफरेंशिएशन है प्राइसिंग एंड मटेरियल्स वाइज, जो हम लोग अगर किसी को बताएं कि हाँ, क्यों गंगवाल फर्नीचर को प्रेफर करना चाहिए। गंगवाल फर्नीचर में एक तो हमने हर प्रोडक्ट पे अपने प्राइस टैगिंग कर रखा है, जो विजिबल है कस्टमर को, कस्टमर को जो दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ प्राइस है वो फिक्स प्राइस है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइस तो वैसे डायरेक्टली हो गया। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अब क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 38 ईयर्स हो गया है, पापा ने एक नाम बनाया है, तो नाम को आगे बढ़ाना है, पीछे तो जाना नहीं है। डे बाय डे हम लोग खर्चा भी बढ़ाते जा रहे हैं, खुद का लाइफस्टाइल को भी बेटर करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ख़राब काम करके तो मैं अच्छा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो पहला चीज़ तो वो हो गया। और डेफिनेटली क्योंकि प्राइसिंग हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
मटेरियल्स वाइज आप कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं? मतलब जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हम लोग ये मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, तो कैटलॉग उन्हें शो करते हैं या कौन से कंपनी का फैब्रिक है, वो सब किस तरह से आप लोग मेंटेन करते हैं नहीं, ट्रांसपेरेंसी? हम लोग उसमें क्वालिटी आज के डेट में अगर हम लोग बात करें सभी आइटम्स में, मतलब हम लोग चाहे वुड की बात कर लें, नॉर्मली अगर मैं पाइन की ही बात करूं, हम लोग जब सोफ़ा की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, सोफ़ा का स्ट्रक्चर में नॉर्मली गुवाहाटी का जो ट्रेंड है, पाइन का जो वेस्ट मटेरियल होता है जो किलो के भाव बिकता है, सोफ़े बनाने वाले लोग वो यूज़ करते हैं, वो खरीदते हैं किलो के भाव में एंड देन उससे सोफ़ा बनाते हैं। शायद मैं एक ऐसा लोता शोरूम वाला हूँ, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर हूँ अकेला जो सीएफटी में पाइन खरीदता है। जैसे कि बाजार में लोग नॉर्मली पाइन खरीदते हैं, मैं वैसे सीएफटी में पाइन खरीदता हूँ एंड सीएफटी वाले वुड से, जो प्रॉपर लॉग वुड होता है, उसके कटिंग पीसेस से हम लोग सोफा स्ट्रक्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोफे का जो सामने का फ्रंट पार्ट होता है, जहाँ अपना मेन बॉडी का प्रेशर होता है, वहाँ लोग ऊपर 2 इंच का लकड़ी का पट्टी देते हैं, नीचे 2 इंच का लकड़ी का पट्टी देते हैं और बीच में कनेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं। जबकि वो हम लोग जब यूज़ करते हैं, हम लोग 8 इंच का, अगर वो हाइट है तो हम लोग 8 इंच का सिंगल फट्टा डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। शायद इसी वजह से हम मार्केट से प्राइस कंपटीशन में, मतलब बराबर हम लोग बोलेंगे, नीचे नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि मैं क्वालिटी अगर देने की कोशिश करूँगा तो मेरा क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है। बट अगर हम लोग समझो एक 40,000 रुपये का सोफा कोई बाजार में बेच रहा है, तो मेरा वो प्रोडक्ट 40,000 रुपये का नहीं होगा, मेरा वो प्रोडक्ट बनने में मेरा कॉस्ट ही 50,000 रुपये का होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी 40,000 का माल बना सकता हूँ, बट हम लोग वो बना नहीं रहे। हम लोग उसको थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करके बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश करें कस्टमर्स को, ताकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बने। आज कोई सोफा लेके जाएगा तो कल डाइनिंग भी लेने आएंगे, और किसी के घर पे कोई देखता है कोई अच्छा सामान, तो वो 2 जन को और बताते हैं कि भाई मैंने वहाँ से लिया था, वहाँ सामान अच्छा मिला था, वहाँ से लेना। तो हम लोग उसमें रिलेशन बिल्डिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस वजह से क्वालिटी डेफिनेटली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कस्टमर एजुकेशन। तो आप लोग गंगवाल फर्नीचर में कस्टमर को किस तरह से अवेयरनेस और एडुकेट करते हैं जब भी वह कुछ प्रोडक्ट लेने आते हैं? हम लोग सबसे पहले कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में डिटेल बताते हैं, उसमें क्या कंपोजिशन है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, वो सब बताते हैं। उसके अलावा कस्टमर का रिक्वायरमेंट आने लग गया है अभी, जैसे पहले तो रेडीमेड ही बिकता था ज़्यादा, मैक्सिमम सिर्फ रेडीमेड का था, बट अब ग्रेजुअली क्या हो गया है, लोग आके देखते हैं कुछ, बट उनके घर पे वो जगह के हिसाब से सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी कलर का प्रॉब्लम, कभी साइज़ को लेके प्रॉब्लम। तो अब क्या है, वो कस्टमाइजेशन की तरफ हम लोग ज़्यादा मतलब मूव ऑन कर रहे हैं। तो कस्टमाइजेशन का अपने पास में इन एंड आउट सॉल्यूशन है। अब जब इन एंड आउट सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, अब कस्टमर को किसी को ब्लू चाहिए तो हम लोग ब्लू में शेड्स दिखा देते हैं, किसी को अगर ग्रे चाहिए तो हम लोग ग्रे में शेड्स दिखा देते हैं, उसमें मेरे पास में फिर मल्टीपल ऑप्शन है। तो उस तरह से हम लोग चीज़ को साथ में लेके चलते हैं। मतलब कस्टमर को हम लोग क्लियरली समझाते हैं पहले कि हम लोग क्या क्वालिटी देंगे, उनके जगह के हिसाब से क्या बना सकते हैं, डिज़ाइन उनके जगह के हिसाब से मैच करेगा या नहीं करेगा, वो सारे डिस्कशन के बाद ही हम लोग चीज़ फाइनल करते हैं। सो अब आप अपने तरफ से 3 टिप्स जो आप कस्टमर्स को देना चाहेंगे कि कोई भी फर्नीचर खरीदते समय उन चीज़ों का वो उन पॉइंट्स को वो फॉलो करे, जिससे कि उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेस्ट प्राइस मिलने में हेल्प हो। सबसे पहला तो जहाँ प्राइस लिखा हुआ हो, मतलब वो अगर प्राइस लिखा हुआ है एंड फिर वो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कहना है। मतलब डिस्काउंट का तो कोई लिमिट नहीं है। मैं 100 रुपये का सामान का 300 लगा दूँ और बोल दूँ मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपने फिर भी 50% कॉस्ट से ज़्यादा देके आ गया। तो इससे बेटर है कि जहाँ पे आपको प्राइस भी लिखा हुआ हो और प्लस साथ में फिक्स्ड प्राइस स्टोर भी हो, मतलब वहाँ आपको प्राइस जेन्युइन मिल रहा है। जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पे अगर लिखा हुआ है कोई 50,000 रुपये का प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली 50,000 रुपये का प्रोडक्ट है। एक नंबर चीज़ तो वो हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि फर्नीचर को हम लोग इंटरनली चेक नहीं कर सकते कि उसके अंदर में क्या है। मतलब आप सामान को काट के तो नहीं देखेंगे, सामान यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो कैसा सामान निकला। मतलब 1 साल बाद में ख़राब हुआ या 6 महीने बाद ख़राब हुआ या 5 साल चल गया। तो आप जिनसे ले रहे हैं, या तो वो आपके जान पहचान वाले हों जिनको आप बाद में बोल सके, या फिर आप जिन पे रिलाई कर सके, जो इंडस्ट्री में पुराने हो, जिनका स्टोर अच्छा हो, जिनका नाम अच्छा हो, जो मार्केट में रेफर
जिनका नाम मतलब चल रहा हो, इन द सेंस कि आप किसी से पूछे तो आपको अगर 4 नाम मिले तो उन 4 के पास में ही आप सिलेक्ट करें, बाकी के 4 के पास ना जाए। जिनके बारे में आप बाज़ार में सुन रहे हैं, मतलब कि वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी आप उनके बारे में सुन रहे हैं। तो रेफर्ड डीलर जो है या जहाँ पे फिक्स प्राइस है, वो डीलर से आप मतलब प्रेफ़र करें मतलब फर्नीचर लेना। सो हम लोग व्हाट्सएप पर लोकल रिटेलर्स, लोकल सेलर्स को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना बिज़नेस कैसे किस तरह से बढ़ा पाए। सो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग लोकल सेलर्स को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो लोकल बायर से कनेक्ट कर पाए और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सही प्राइस पर मिल पाए उन्हें। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट्सएप आपके हिसाब से व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह से सेलर्स आगे बढ़ सकते हैं और बायर्स को क्या हेल्प होगी? बेसिकली मैं जितना समझ पाया हूँ, ये एक प्लेटफ़ॉर्म आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिले। जब बायर अपना रिक्वायरमेंट डालता है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके व्हाट्सएप ऐप पे, तो ऑटोमेटिकली सेलर उसको उनको रिप्लाई कर सके एंड वो डील हो सके। तो आप में एक मीटिंग प्लेस बना रहे हैं। तो आज की डेट में मैंने जैसे बोला कि जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं या जहाँ मतलब एक दूसरे को जानते हैं लोग, वहाँ काम करना आज की डेट में ज़्यादा बेटर है। तो डेफ़िनेटली मतलब मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मतलब साबित होना चाहिए। हमने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेटिंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें बायर्स के लिए भी रेटिंग है और सेलर के लिए भी रेटिंग है। फिर हमने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है प्राइवेसी का, जिसके थ्रू क्या होता है कि कस्टमर्स के नंबर शेयर नहीं होते, उनके सिर्फ नाम शो होते। तो जब कस्टमर के साथ आप चैट करते हैं ऐप पर, उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ ये रिलायबल सेलर है, आप उससे कनेक्ट कर सकते, तो आप नंबर शेयर करके उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्लस हमने इस ऐप पर ही वीडियो कॉल का फीचर हम लोग ला रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर आपकी चैट चल रही है किसी सेलर के साथ, तो अब आपको वो प्रोडक्ट शो करना है, तो वो वीडियो कॉल आपको कहीं व्हाट्सएप पे या कहीं अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे 1 क्लिक के साथ आप प्रोडक्ट शो कर सकते हैं और फिर आप सेल कर सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स है जो हम लोग व्हाट्सएप ऐप पर ला रहे हैं, जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स दोनों को हेल्प करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा फीचर है। मतलब वही अगेन कनेक्शन वाली बात है। जैसे ही किसी सेलर एंड बायर के बीच में बातचीत चालू हो जाए एंड फिर आगे जब बात बढ़ती है, तब डेफ़िनेटली वो फ़ोटोज़ का रिक्वायरमेंट भी आता है, प्रोडक्ट दिखाने का रिक्वायरमेंट भी आता है। तो वीडियो वाला फीचर भी बहुत काम का है डेफ़िनेटली। एंड मतलब ठीक है, ओवरऑल प्लेटफ़ॉर्म एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर रेटिंग वगैरह के साथ है, तो डेफ़िनेटली एक एज़ अ बायर मुझे अच्छा पता चलेगा कि भई हाँ, ये वाला सेलर का रेटिंग अच्छा है, तो ये सेलर डेफ़िनेटली अच्छे होंगे। तो मैं उनसे पहले ट्राई करूँगा बाई करने की। अगर किसी का रेटिंग कम है, तो वो मे बी सेकंड ऑप्शन हो, थर्ड ऑप्शन हो। वाइस वर्सा, जब मैं एज़ अ सेलर अगर अगर अच्छा सर्विस दूँगा, तो मैं अपने क्लाइंट से भी डिमांड कर सकता हूँ, भई मेरे को अच्छे से रेट करना। अगर मैं सर्विस ही गलत देता हूँ, तो मैं डिमांड भी नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी रेटिंग अच्छी होगी, तो मुझे भी बिज़नेस मिलेगा उसी तरह से। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मेरे को लगता है कि ये डेफ़िनिटली काम का होगा। नॉर्मल डीलिंग करते हुए हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था सेलर्स के लिए, जिसको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको भी वो प्रॉब्लम फेस होती है, मैं वो पूछना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप पे, नॉर्मल व्हाट्सएप पे काफ़ी ग्रुप्स हो गए हैं कम्युनिटी के, और लोग उस पर सेलिंग करना चाहते हैं, उस पर लोग प्रमोट करते हैं फ्लायर्स, और उस पर ही लोग क्वेरी भी डालते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर आप कनेक्ट करते हैं। तो आपको जैसे हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो ये है कि सेलर हमेशा उस पर एक्टिव नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरी बात कि स्पैम काफ़ी हो जाता है, नंबर्स मैसेजेस काफ़ी आ जाते हैं उसमें, और प्राइवेसी का भी एक मैटर हो जाता है वहाँ पर कि नंबर्स शेयर हो जाते हैं, रिवील हो जाते हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो इसमें एक रिलायबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। मतलब एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है और जहाँ 200-300-400 लोग, किसी-किसी में तो 500 लोग भी हैं। कौन किनका कैसा क्रेडिबिलिटी है, हमें उनको पेमेंट करके मतलब हम लोग माल खरीदना है तो पहले पेमेंट करना है। हम लोग पेमेंट कर दें और फिर माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा बात हुआ वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रिलायबिलिटी मिसिंग है। सेम इज़ वाइस वर्सा। एज़ अ सेलर भी लगता है कि अभी मैं इनको माल भेज दूँ, इन्होंने बोल दिया कि मेरे ऑटो वाले को पैसा दे देंगे, बट फिर वो पेमेंट मतलब टाइमली दे ही नहीं दे। तो वो रिलायबिलिटी का एक तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐप बेस पे जब बात होगी, तब डेफ़िनेटली कुछ आपका रजिस्ट्रेशन का भी कोई फॉर्मेट होगा।
राइट। अब हर कोई तो उसमें जुड़ नहीं सकता है, जो जुड़ा हुआ है उन जब अगर उन्होंने रजिस्टर किया है तो उनका सारा डिटेल्स भी आपके पास होगा। तो कहीं ना कहीं एक आप भी एक रोल प्ले करोगे फॉर ऑथेंटिकेशन, तो एक ऑथेंटिकेटेड बायर एंड सेलर का प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो एक सबसे मेन मेजर प्रॉब्लम मेरे को तो ये लगता है कि रिलायबिलिटी का एक इशू सॉल्व होता है। दूसरा रेटिंग वाला चीज़ की वजह से भी आपको प्राइसिंग वगैरह बेटर मिल जाएगा, तो वो भी सॉल्व होता है। आज का जो मार्केट ट्रेंड है वो है क्विक कॉमर्स का, तो हम लोग उस पर भी एक पॉइंट लेना चाहेंगे मनीष जी से कि क्विक कॉमर्स पर आपका क्या व्यू है। देखिए, डे बाय डे ग्रेजुअली ऑफलाइन से ऑनलाइन बढ़ ही रहा है काम, तो क्विक कॉमर्स मतलब फ्यूचर वही है, अब ग्रेजुअली वही दिख रहा है। ऑफलाइन तो डेफिनेटली जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही, बट डेफिनेट साइड बाय साइड एक बहुत बड़ा मार्केट क्विक कॉमर्स का भी बन जाएगा। मतलब मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि क्विक कॉमर्स क्या है। आपने सुना होगा ब्लिंकिट के बारे में, ज़ेप्टो के बारे में, जिन ऐप्स के थ्रू 10 मिनट 15 मिनट में आपको घर पर डिलीवरी हो जाती है। पहले ये होता था कि फ्रूट्स, ग्रॉसरीज ये सब ऑर्डर्स होते थे, बट आज की डेट में ब्लिंकिट आपको टीवी भी ऑर्डर डिलीवर करता है और आपको फ्रिज भी डिलीवर करता है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी वो घुस रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, लोकल सेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। नो डाउट गुवाहाटी में अभी ब्लिंकिट या वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट फ्यूचर में ज़रूर वो आएगा। तो अब व्हाट्सशॉप पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि फेज़ 2 पर एक प्लान लाया जाए जिसमें हमारे सेलर के साथ जब हमारे बायर का कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए और वो उस डील को क्लोज़ करे ऐप के थ्रू, वहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा डिलीवर का, और हम लोग हमारे सेलर टाइप के कनेक्शंस के थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू डिलीवरी ऑप्शन भी वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहेंगे, जिसके थ्रू फ़ायदा ये होगा, जैसे ही आपने डील क्लोज़ की वहाँ पर आपको डिलीवर ऑप्शन आएगा। डिलीवर पे आप क्लिक करते ही हमारा जो पार्टनर कंपनी होगा डिलीवरी के लिए, उनके पास ऑर्डर चले जाएगा और वो आपके स्टोर पर आकर डिलीवर कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं लोकल सेलर्स के थ्रू compete कर पाएंगे। वरना क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री क्या कर रहा है कि लोकल सेलर्स को पूरा एंड कर दे रहा है, क्योंकि सारा स्टॉक वो लोग परचेज़ करते हैं, सब कुछ वो अपने वेयर हाउस में रखता है। पहले जैसा नहीं है जैसे ई कॉमर्स में होता था कि वो लोग आपसे ही खरीदते हैं और फिर सेलर्स को बेचते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ऐप के थ्रू क्या हम लोग वो कर पाएंगे? कैसा लग रहा है आपको अच्छी ये? पहल है, अच्छी पहल है, करनी चाहिए, डेफिनेटली यूज़फुल होगा। आज मतलब जब अगर हम लोग स्विगी ज़ोमैटो करके फूड मंगा रहे हैं, तो कल हम लोग मतलब ग्रॉसरी भी मंगाएंगे, कल हम लोग फर्नीचर भी मंगाएंगे, कल हम लोग कपड़े भी मंगाएंगे। तो जहाँ हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाई करते हैं, अगर लोकल सेलर्स जुड़ जाते हैं तो डेफिनेट लोकल सेलर्स को आप जानते हैं, तो लोकल सेलर से बाई करना ज़्यादा ईजी होता है। तो डेफिनेटली मतलब करना चाहिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं हमारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि व्हाट्सशॉप को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें हमारा चैनल, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और हमारे लोकल सेलर्स को और प्रमोट कर पाए। और हमारे व्यूवर्स को अगर फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग मनीष जी से साथ कोऑर्डिनेट करके आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करें।